हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएसबी सौरभ में। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में। और हम लोगों ने पिछले क्लास में जिस गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था वो पढ़ा था लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। और लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स हम आपको बता चुके हैं और लिखा भी चुके हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली के पश्चात जो है और कौन से अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल बने थे। तो कहता है कि लॉर्ड वेलेस्ली के पश्चात जो अंग्रेजी क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल बना था वो बना था लॉर्ड कॉर्नवालिस। हालांकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है एक बार पहले भी यानी 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक जो है वो अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल रह चुका था। लेकिन बाद में एक बार फिर से जो है इसको 1805 ईस्वी में अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बनाया गया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु जो है वह उसी 1805 ईस्वी में अपने शासनकाल के दौरान हो जाती है। और मृत्यु के बाद जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को यूपी के गाजीपुर में क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। देखिए इसको क्या होता है, लॉर्ड वेलेस्ली के बाद कौन बना, वो बना लॉर्ड कॉर्नवालिस। बना लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक बना था दोबारा, तो वो बना था 1805 ईस्वी में। क्या बना था 1805 ईस्वी में। और क्या होता है 1805 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हें कहाँ दफनाया गया था, तो इन्हें दफनाया गया था यूपी के गाजीपुर में। कहाँ, यूपी के गाजीपुर में। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ है, तो वह यूपी के गाजीपुर में। या इस तरह से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन से प्रथम अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल हैं जिनका कब्र जो है वह भारत में स्थित है, तो वो कौन है, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये दो पॉइंट्स जो आपको यहाँ से बनते हैं। कहता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के पश्चात जो अंग्रेजी क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल बना था वो बना था सर जॉर्ज बारले। कौन बना, सर जॉर्ज बारले। वो बना सर जॉर्ज बारले। और सर जॉर्ज बारले जो है वो 1805 से लेकर 1807 ईस्वी तक जो है अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल रहा था। इसके शासन काल में एक विद्रोह जो है प्रसिद्ध है, वो है बेल्लौर का सैनिक विद्रोह। कौन सा विद्रोह था इसके शासन काल में, वो था बेल्लौर का सैनिक विद्रोह। यह जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1806 ईस्वी में। और इस विद्रोह के दौरान जो है बहुत सारे अंग्रेजी सैनिक क्या हुए थे, मारे गए थे। अगर आपसे पूछे कि बेल्लौर कहाँ पड़ता है, तो बेल्लौर जो अभी कहाँ पड़ता है, तो बेल्लौर जो अभी पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ये जो यहाँ से आपके एक पॉइंट्स बनते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको लगता है कि यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा था, जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताते हैं। ऐसा नहीं कि जो बेफालतू आपको पॉइंट्स बताए, ऐसा नहीं। जो पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वही पॉइंट्स हम आपको यहाँ बताएंगे। ये हुआ सर जॉर्ज बारले के बारे में। कहता है कि सर जॉर्ज बारले के पश्चात जो अंग्रेजी क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल बना था वो बना था लॉर्ड मिंटो प्रथम। कौन बना, वो बना लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम। और लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है वह 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक जो है अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना था। और लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासन काल में ही अंग्रेजों एवं सिख शासक महाराणा रणजीत सिंह के बीच जो है 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुआ था। क्या होता है इसके शासनकाल में, अंग्रेज एवं सिख शासक कौन थे, महाराणा रणजीत सिंह के बीच क्या हुआ था, इनके बीच जो एक संधि हुआ था। वो कौन सा संधि हुआ था, तो वो हुआ था अमृतसर की संधि। कौन हुआ था, अमृतसर की संधि। यह संधि कब हुआ था, यह संधि हुआ था वो था 25 अप्रैल। कब, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। इसको आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अमृतसर की संधि जो है वह कब हुआ था, तो वो कब हुआ, वह हुआ 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। या किसके किसके बीच हुआ, तो वो हुआ महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। कहता है कि लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में 1813 का अधिनियम लागू हुआ था। इसके शासनकाल में कौन सा अधिनियम लागू हुआ, वो हुआ 1813 का अधिनियम।
अब हम लोग जानते हैं कि 1813 के अधिनियम में जो क्या क्या बातें हुआ। तो कहता है कि 1813 के अधिनियम में ही कहा गया कि अब से जो है भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। क्या कहा इसमें? पहला बात कहा कि प्रति वर्ष जो है, प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने की बात कहा गया है ना। उसके बाद जो बोला कि 1835 के अधिनियम के द्वारा ही ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति मिला था। ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का क्या हुआ? प्रचार। उसके बाद यहाँ पे बोला, उसके जवाब तीसरा जो पॉइंट है 1813 के अधिनियम के द्वारा इन चाय और चीन को, याद रखिएगा, क्या चाय और चीन को छोड़कर जो है यहाँ के व्यापार के, ब्रिटिश इंडियन कंपनी के सारे व्यापार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि ऐसा कौन सा अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त किया गया था, सिर्फ चाय और चीन को छोड़कर? तो किसके अधिनियम के द्वारा किया गया था? वो किया गया था 1813 के अधिनियम में। क्या हुआ था? चाय और चीन को छोड़कर, चाय और चीन को छोड़कर। उसके बाद जो है 1813 का अधिनियम में कहा गया कि अब से जो है भारत में व्यापार करने के लिए यहाँ के व्यापारियों को अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। यानी अब से जो भारत में जो व्यापार करेगा उसको क्या करना? लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो क्या रखना आपको यहाँ पे? 14 बात यहाँ पे कि क्या गया? अनुज्ञप्ति की यानी लाइसेंस की बात। ये बातें जो है आपको 1813 के अधिनियम में कही गई थी। तो ये 5 जो आपको बनते हैं वो 5 आपको कहाँ याद रखने? वो याद रखने लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। तो कहता है कि लॉर्ड मिंटो के शासनकाल के पश्चात जो अंग्रेजी क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल बना था वो बना था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन बना? तो वो बना था लॉर्ड हेस्टिंग्स। आप इसको लिखे नहीं, हम आपको जानते हैं कि हिस्ट्री में आपको लास्ट में जो है आपको बताने के बाद लास्ट में आपको जिस तरह से पॉइंट्स लिखाते थे और समझाए तो उसी तरह से आपको पॉइंट्स लिखे जाएंगे। तो आप इसको लिखे नहीं, सिर्फ को समझिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसको रफ कर रहे हैं और देखिए आगे। तो क्या बताया कि लॉर्ड मिंटो के बाद कौन बना क्षेत्र का गवर्नर जनरल? तो वो बना लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो 1813 से लेकर 1823 तक बना था। वो बना लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन बना? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और यह जो है 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक जो है अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना था। कहता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, कौन सी युद्ध हुआ इसके शासनकाल में? प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से लेकर 1816 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1814 से लेकर 1816 ईस्वी के बीच हुआ था। और यह युद्ध जो है ना, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वह सामबोली, कौन? सामबोली की संधि के तहत जो है यह युद्ध की समाप्ति हुई थी। और सामबोली के संधि के में ही नेपाल के जो शासक अमर सिंह थापा थे वो अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सामबोली की संधि कब हुआ था? कब हुआ था? वो हुआ था 1816 ईस्वी में। और यह युद्ध कब से कब तक हुआ था? वो था 1816 ईस्वी में। और इस युद्ध के दौरान जो है यानी सामबोली की संधि जो हुई थी उसमें किस शासक ने जो आत्मसमर्पण किया था? तो किसने किया था? तो वो किया था अमर सिंह थापा ने। अमर सिंह थापा ने। और अमर सिंह थापा कौन थे? तो ये अमर सिंह थापा जो वह नेपाल के उस समय शासक थे। कहता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही, क्या? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही 1823 ईस्वी में जो हुआ था वह पिंडारियों का क्या हुआ था? दमन हुआ था। क्या था इसके शासनकाल में? 1823 ईस्वी में क्या हुआ था? पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन। पिंडारी जो शब्द है वह मराठा शब्द से संबंधित है जिसका अर्थ होता है डाकुओं का समूह। क्या था इसका अर्थ? होता है पिंडारी का मतलब होता है डाकुओं का समूह। क्या था? डाकुओं का समूह। और इसके जो कभी कभी इसके प्रमुख के नाम होते हैं कि इस समय जो है पिंडारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो वो थे मोहम्मद वसीम, चीतू पांडे, अमीर खां और कमीर खां। अमीर खां और करीम खां। यहाँ पे जो चीतू पांडे का जो नाम है वो सबसे आगे आता है। कहता है कौन कौन थे यहाँ पे? चीतू पांडे, चीतू पांडे, मोहम्मद वसीम, करीम खां
आमिर खान। चित्तू पांडे के बारे में पूछा भी जा चुका है कि चित्तू पांडे जो है क्या है, वह क्या पिंडारियों के क्या है, प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनके बारे में याद रखना है। उसके बाद कहता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही सबसे पहले बंगाल में 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था। और टेनेंसी एक्ट का हिंदी क्या होता है, तो टेनेंसी एक्ट का मतलब काश्तकारी अधिनियम, जिसके अंदर जो है किसानों के जो अधिनियम है उनके क्या गया था, उनके बातों क्या किया गया था, सुरक्षित रखा गया था। तो इसके बाद क्या हुआ था इसके शासनकाल में, 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी एक्ट, इसको हिंदी में क्या होता है, काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम। और क्या होता है काश्तकारी अधिनियम में, वह किसानों के क्या गया था, अधिकार को क्या गया था, सुरक्षित रखा गया था। अगर आपसे पूछे कि टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था, वो हुआ था 1822 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में लागू हुआ था, वो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। इसको आपको याद रखना है। कहता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही मराठों का क्या हुआ था, अंत हुआ था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हस्तक्षेप की नीति को समाप्त कर हस्तक्षेप की नीति अपनाया गया था। ये सारे पॉइंट जो आपको बनते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स से। अब चलते हैं आगे। कहता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के पश्चात जो अंग्रेज क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल बना था, वो बना था लॉर्ड एम हर्स्ट। कौन बना, वो बना लॉर्ड एम हर्स्ट। मिटाना दीजिए। और लॉर्ड एम हर्स्ट जो है वह 1823 से लेकर, कौन बना, वो बना लॉर्ड एम हर्स्ट। और लॉर्ड एम हर्स्ट जो है वह 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक जो है अंग्रेजी क्षेत्र का कहा गया था गवर्नर जनरल रहा था। और लॉर्ड एम हर्स्ट के शासनकाल में ही 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक जो क्या हुआ था, इसके शासनकाल में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। क्या रखना, इसमें आप रखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या होता, आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, ये युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक, 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक। और 1826 तक। और 1826 ईस्वी में जो है आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति जो है वह यांडुब, इसके द्वारा यांडुब की संधि के द्वारा हुआ था। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि यांडुब की संधि जो है वह किस युद्ध के दौरान लगा हुआ था, तो किस युद्ध के दौरान हुआ था, वह तो आंग्ल बर्मा युद्ध। और यांडुब संधि कब हुआ था, तो वह था 1826 ईस्वी में। और यह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब हुआ था, तो कब हुआ था 1824 से लेकर 26 ईस्वी तक। यहाँ आपको याद रखना है। और कहता है कि लॉर्ड एम हर्स्ट के शासनकाल में ही 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। क्या था किसके शासनकाल में, 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। क्या था, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। और इसी के शासनकाल में 1826 ईस्वी में भरतपुर को अंग्रेजी साम्राज्य में क्या गया था, मिलाया गया था। क्या गया था, अंग्रेजी साम्राज्य में क्या गया था, शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछे कि भरतपुर कहाँ है, तो भरतपुर कहाँ स्थित है, भरतपुर जो है कहाँ स्थित है, वो राजस्थान में स्थित है। ये पॉइंट्स जो आपको कहाँ बनते हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। उसके बाद कहता है कि लॉर्ड एम हर्स्ट। और कहता है उसके बाद कहता है कि लॉर्ड एम हर्स्ट के पश्चात जो अंग्रेजी क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल बना था, वो बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बना, वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बना था वो बना था 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक। कब से कब तक, 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कहा था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वह अंग्रेज क्षेत्र का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था।
मतलब क्यों बना, क्योंकि इसके शासनकाल में जो है एक अधिनियम लागू हुआ था, वह हुआ था 1833 का अधिनियम। और 1833 के अधिनियम में कहा गया कि अब से जो है अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजी क्षेत्र के अगले गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप लिख लेते हैं, अगर पूछेगा अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल अंग्रेजी क्षेत्र के लिए, अंग्रेजी क्षेत्र के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम गवर्नर। क्यों, क्योंकि इनके शासन में क्या हुआ था, 1833 का क्या हुआ था, अधिनियम लागू हुआ था। और इस अधिनियम में क्या क्या बात हुई इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कहता है कि 1833 के अधिनियम के द्वारा ही भारतीय कानून के वर्गीकरण के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1835 ईस्वी में, कब, 1835 ईस्वी में जो है एक विधि आयोग की क्या किया गया था, स्थापना किया था। क्या हुआ था 1835 में, विधि आयोग, विधि आयोग के क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और यह किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। क्या हुआ था 1835 में, विधि आयोग की स्थापना। और 1800 अधिनियम के द्वारा ही कहा गया था कि अब से जो है सरकारी नौकरियों में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पे जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल, 1833 के अधिनियम के द्वारा ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे एकाधिकार को, इसके सारे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जितना भी व्यापारिक अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। और यहाँ से जो है भारत में केंद्रीय प्रशासनिक केंद्रीय का क्या किया गया, शुरुआत किया गया। ऐसे क्या हुआ, इसके साथ 1833 के अधिनियम के द्वारा क्या गया, सारे व्यापार को क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया, समाप्ति। और उसके बाद जो क्या किया गया, भारत में प्रशासनिक केंद्र की स्थापना, केंद्र की स्थापना। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश इंडियन कंपनी के सारे व्यापार को समाप्त किया गया था, तो वो किया गया था 1833 के अधिनियम के द्वारा। और किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में प्रशासनिक केंद्र की स्थापना हुई थी, वो किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो वो हुआ था 1833 के अधिनियम के द्वारा। कहता है कि इस अधिनियम में जो है कहा गया कि यहाँ इस अधिनियम में कहा है कि जो है नामजदगी के सिद्धांत को हटाकर यहाँ जो है योग्यता को क्या क्या आधार बनाया जाएगा। यानी अगर कोई भी जो जैसे नामजदगी का कहने का मतलब कि अगर राजा का बेटा तो वही राजा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस अधिनियम के बारे में इस चीज़ को समाप्त कर दिएगा और यहाँ पे जो है वह योग्यता का क्या बनाया, इसका आधार बनाएगा। जो योग्य होगा वही क्या बनेगा, यहाँ शासक बनेगा। ठीक है, तो ये सारे बातें कहाँ क्या है, तो वो बातें हुए थे 1833 के अधिनियम में। तो ये तो बातें होगी 1833 के अधिनियम में क्या क्या बातें कही। अब हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में और क्या क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ से जो और भी बहुत पॉइंट्स बनते हैं। क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं आपको इसको देखिए। यहाँ सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो कहता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में क्या हुआ था, 1829 ईस्वी में सती प्रथा की समाप्ति हुआ था। क्या हुआ था 1829 ईस्वी में, कब 1829 ईस्वी में जो हुआ था सती प्रथा की समाप्ति हुआ था। और यह किसके प्रयास से हुआ था, तो यह जो है दयाराम साहनी, कौन है, दयाराम साहनी के प्रयासों से क्या होता है, सती प्रथा के क्या हुआ था, अंत हुआ था। और कब हुआ था 1829 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में हुआ था, वो हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक शासनकाल में। यह भी पूछता है कि किसके शासनकाल में हुआ, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। उसके बाद कहता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1830 ईस्वी में, कब 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन के प्रयास है। कौन, कर्नल स्लीमैन के प्रयास से जो है ठगी प्रथा का अंत हुआ था। क्या हुआ था, ठगी प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का आप लोग के बारे में तो जानते हैं कि जिसकी पति जो है उस समय उनकी हत्या, मतलब जब वो मर जाते थे उनके साथ साथ उनकी पत्नी को क्या कर देता था, जिंदा जला दिया जाता। यह था सती प्रथा।
उसके बाद बात करें यहाँ पे ठगी प्रथा। ठगी प्रथा करने का मतलब जो है यहाँ पे जो है एक ठग का क्या था, इसका चैनल चलता था, प्रथा चलता था। ये लोग जो है अपना जीवन जो है वह ठगी के दौरान चलाते थे। एक फिल्म आया था, देखे आप, आमिर खान का देखे होंगे, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वह इसी चीज़ पर बना है। क्या बना है? ठगी प्रथा पे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और ठगी प्रथा की समाप्ति कब हुआ था? वो था 1829 में। किसके प्रयास से हुआ था? कर्नल स्लीक मैन के प्रयास से। और किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक शासनकाल में। ये भी आपको यहाँ पे पूछते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि सती प्रथा, यहाँ पर पूछता है कि इससे पहले यानी दयाराम साहनी के पहले जो है और कौन कौन से जो है इस सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कोशिश किए थे। तो कहता है कि इससे पहले जो अकबर उसके बाद जो है आपका और भी मराठा जो शक्ति थे, वो सब भी जो है सती प्रथा को क्या समाप्त करने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन उनसे जो ये सती प्रथा क्या हुआ था? समाप्त नहीं हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। कहता है लॉर्ड विलियम 1835 ईस्वी में, कब? 1835 ईस्वी में जो है क्या किया था? कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था। कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की क्या किया था? स्थापना किया था। किसने किया था? वो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और कब किया था? वो किया था 1835 में। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1831 ईस्वी में मैसूर को और 1834 ईस्वी में मध्य क्या था दुर्ग एवं मध्य केचर को जो अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। क्या गया था? 1831 ईस्वी में मैसूर को एवं 1834 ईस्वी में जो है 1834 ईस्वी में जो है दुर्ग, क्या था? दुर्ग एवं मध्य केचर को क्या गया था? अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। और इसी के शासनकाल में मैकाले के अध्यक्षता में क्या हुआ था? अंग्रेजी को जो क्या कहता है? शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। किसके शासनकाल में? अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किसके अध्यक्षता में बना था? वो बना था लॉर्ड मैकाले। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आप पूछा जा चुका है कि किसके अध्यक्षता में जो है अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया? वो बनाया गया था लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। और किसके शासनकाल में बनाया गया था? वो बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक शासनकाल में। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको बनते हैं, जो एग्जामिनेशन के लिए आपके इंपॉर्टेंट, वो बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल से। ये सारे पॉइंट्स लॉर्ड विलियम बेंटिक के पश्चात जो अंग्रेज क्षेत्र का अगला गवर्नर जो बना था, वो बना था चार्ल्स मेटकाफ। कौन बना? वो बना चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ जो है वह 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक जो है अंग्रेजी क्षेत्र के दौरान क्या कहते हैं यहाँ पे यहाँ तो आप बोल सकते हैं भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। और इन्हें जो है क्या कहता है? इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्ति ज़्यादा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है भारतीय प्रेस पर लगे सारे प्रतिबंध को क्या किया था? समाप्त किया था। ये सिर्फ एक साल के लिए बनी थी, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पॉइंट से, सिर्फ इसके बारे में एक चीज पूछा जाता है कि इन्हें जो है क्या कहता है? इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। उसके बाद कहता है कि चार्ल्स मेटकाफ के पश्चात जो अंग्रेजी क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल बना था, वो बना था लॉर्ड ऑकलैंड। कौन बना? वो बना लॉर्ड ऑकलैंड। और लॉर्ड ऑकलैंड जो है वह 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक जो है अंग्रेजी क्षेत्र का भारत क्षेत्र का क्या था? गवर्नर जनरल रहा था। कहता है लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में ही आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। क्या होता है इसके शासनकाल में? आंग्ल अफगान युद्ध जो है वह 1839 से लेकर 1842 ईस्वी में हुआ था। अरे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? वो था लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। और यह कब हुआ था? वो था 1839 से लेकर 42 ईस्वी में। कहता है लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में जीटी यानी ग्रांट रोड की क्या होता? मरम्मती का कार्य हुआ था। इसके शासन में क्या होता? यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दीजिए। क्या होता है इसके शासनकाल में? जीटी रोड की मरम्मती का कार्य हुआ था। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जीटी रोड का निर्माण किसने किया था सबसे पहले? तो जीटी रोड का जो निर्माण है वह 1542 में शेरशाह सूरी ने किया था। क्या किया था? 22 दिसंबर 1542 को शेरशाह सूरी ने किया था। इसको भी हम लोग देखेंगे। क्या तो इसके शासनकाल में हुआ था?
मतलब लॉर्ड ऑकलैंड। 1835 से 42, ये बारे में हम लोग जानते हैं। क्या होता है इसके शासनकाल में? 1842 ईस्वी में जीटी रोड, क्या होता है? जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड की क्या होती है? मरम्मती का कार्य होता है। और यहाँ पे नोट पे लिख दीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि जीटी रोड का निर्माण कब हुआ था? जीटी रोड का निर्माण जो है 22 दिसंबर 1542 में। कब? 22 दिसंबर 1542 में। किसने किया था? तो वो किया था शेर शाह सूरी ने। जब शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण किया था तो यह जो है, जो कहा जाता है सिर्फ कहा अमृतसर से कलकत्ता जाता है, लेकिन अभी जो है यह वर्तमान में दिल्ली को भी जोड़ता है। इस चीज़ के बारे में आपको याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको कहाँ से बनते हैं? वो बनते हैं लॉर्ड ऑकलैंड से। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और अब जो है हम लोग इसके पॉइंट्स देखेंगे, किस तरह से हम लोग को लिखना है और किस तरह से हमें उसको याद रखना है, उसको देखिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद इसके पॉइंट्स का हम आपको लिखाते हैं आपको। तो ये पॉइंट्स बनते हैं जो आपको अभी हम स्टोरी की तरह बात है, इसको देखिए, समझिए। हम आपको बता दें सबसे पहले लॉर्ड कर्नवालिस के बारे में कि लॉर्ड कर्नवालिस कब दोबारा क्षेत्र का गवर्नर बना था? वो बना था 1805 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद बताया था कि इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु जो 1805 ईस्वी में हो जाने के पश्चात जो है इसे कहाँ दफनाया गया था? तो इसे जो है यूपी के गाजीपुर में दफनाया गया था। ये बातें हम आपको इसमें बताए थे। और उसके बाद बताया था कि यहाँ पे पूछता है कि अब अंग्रेज या जो है अंग्रेज क्षेत्र का पहला गवर्नर जनरल था जिसका कब्र जो है कहाँ स्थित? जिसका कब्र जो है भारत में स्थित है। उसके बाद हम आते थे, उसके बाद जो अंग्रेज क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल बना था वो बना था सर जॉर्ज बार्ले। और सर जॉर्ज बार्ले जो है वो 1805 से लेकर 1807 ईस्वी तक जो है अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल रहा था। और इसके शासनकाल में एक सैन्य विद्रोह यानी बेल्लौर का जो सैन्य विद्रोह वो सबसे प्रमुख है। और यह विद्रोह जो कब हुआ था? वो जो बेल्लौर के सैन्य विद्रोह कब हुआ था? वो हुआ था 1806 ईस्वी में। और इसमें जो है क्या होता है, बहुत सारे अंग्रेज मारे गए थे। तो इसमें जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम आपको बताया था कि सर जॉर्ज बार्ले के पश्चात जो अंग्रेज क्षेत्र का अगला गवर्नर जनरल बना था वो बना था लॉर्ड मिंटो प्रथम। और लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है वो 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक जो है अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना था। और लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में ही, इनके शासनकाल में अंग्रेज एवं सिखों के शासक महाराणा रंजीत सिंह के बीच जो है क्या हुआ था? अब 25 अप्रैल 1809 ईस्वी क्या हुआ था? अमृतसर की संधि हुआ था। क्या होता? अमृतसर की संधि हुआ था। यहाँ पे आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम आपको बताया था कि इसी के शासनकाल में 1813 का अधिनियम लागू होता है। क्या होता है इसके शासनकाल में? 1813 का अधिनियम लागू होता। यदि आपसे क्वेश्चन पूछें कि 1813 का अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ, तो किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो वो हुआ था वो लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में। उसके बाद कहा कि इसके बाद इसके अधिनियम के अंदर क्या क्या बातें कहा, इसके बारे में आपको बता दें। इस बारे में क्या 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 पहले में कहा गया कि अब से जो भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष क्या किया जाएगा? 1 लाख रुपए क्या क्या खर्च किया जाएगा। दूसरा बात हम इसको बताए थे कि इस अधिनियम के द्वारा क्या कहते हैं, ईसाई मिशनरियों को, यानी 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या मिला था? इसको अनुमति मिला था। तो ये पॉइंट्स जो आप इसको लिखिए, इसके बाद जो आगे पॉइंट्स आपको बनते हैं वो आपको लिखाते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ ये पॉइंट्स बनते हैं जो हम अभी आपको बताएं, तो इसको देख लीजिए। हम अभी जो है आपको 1813 के अधिनियम के 2 पॉइंट्स बताए थे, यहाँ से तीसरा पॉइंट्स आप देखिए। कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? चाय और चीनी को छोड़कर, हम आपको बताए थे, यहाँ चाय और चीनी को छोड़कर जो है इसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सारे व्यापार अधिकार को क्या कर दिया गया था? वो समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद हम आपको बताए थे कि 1813 के अधिनियम के द्वारा ही कहा गया कि अब से जो है भारत में बिना अनुज्ञप्ति यानी बिना लाइसेंस के कोई भी भारत में व्यापार नहीं कर सकता है। ये सारे बातें जो है कहाँ कहा गया था? वो क्या था? 1813 के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद हम आपको बताए थे कि इसी अधिनियम के द्वारा, सॉरी तो खत्म हो गया। उसके बाद बताए थे कि लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद जो अंग्रेज क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल वो कौन बना? वो बना लॉर्ड हेस्टिंग्स। को बना लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो 1823 से लेकर
सॉरी 1813 से लेकर 1823 ईस्वी में क्या था, अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना था। और इसी के शासनकाल में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, और यह युद्ध जो है वह 1814 से लेकर 1816 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध की समाप्ति यानी प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति जो है वह 1816 ईस्वी में हुए साम्बोली के संधि के द्वारा यह युद्ध क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। उसके बाद हम आपको बताए थे कि इसी के शासनकाल के दौरान यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान जो है भारत में सर्वप्रथम बंगाल में सबसे प्रथम बंगाल में जो है 1822 ईस्वी में क्या हुआ था, टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जो है किसानों के अधिकार को क्या किया था, सुरक्षित रखा गया था। ये बातें हम आपको बताए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि 1823 यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही 1823 ईस्वी में पिंडारियों का क्या हुआ था, दमन हुआ था। और पिंडारी के बारे में बताया था कि पिंडारी ये क्या है, मराठी भाषा का अर्थ है, जिसका अर्थ क्या होता है, पिंड डाकुओं का समूह। और क्या होता है, डाकुओं का समूह, आप लिख दिए क्या होता है, डाकुओं का समूह, जिसके प्रमुख नेता कौन थे, वो थे चित्तू पांडे, मोहम्मद वसीम, करीम का और अमीर खां। ये बातें हम आपको बताए थे। उसके बाद हम आपको बताएं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के पश्चात जो अंग्रेजी क्षेत्र का अगला गवर्नर जनरल बना था वो बना था लॉर्ड एमहर्स्ट। और लॉर्ड एमहर्स्ट जो है वह 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक जो है अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल रहा था। उसके बाद बताया कि इसी के शासनकाल में यानी लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में ही आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी तक हुआ था। क्या होता है, 1824 से 1826 ईस्वी तक हुआ था। और आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति जो है वह 1826 ईस्वी में हुए यानडुल के संधि द्वारा। ये जो यानडुल की संधि बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा कि आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति किस युद्ध के किस संधि के द्वारा हुआ था, तो वह हुआ था यानडुल की संधि के द्वारा। और इसी के शासनकाल के दौरान यानी लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल के दौरान जो है 1824 ईस्वी में बैरकपुर का क्या हुआ था, सैन्य विद्रोह हुआ था। और इसी से के शासनकाल के दौरान जो 1826 ईस्वी में भरतपुर को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। ये पॉइंट्स अभी हम आपको बताते हैं। इसके बाद हम आपको बताए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में और लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। उसके बारे में आप लिख लीजिए क्या क्या उसके बारे में बात हुई थी। और कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपको अभी बताए थे, तो इसको भी देख लीजिए। उसके बाद हम आपको बताया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो 1800 कब से कब 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। भारत के गवर्नर जनरल करने का मतलब आपको बताए थे कि इसी के शासन काल में क्या हुआ था, 1833 का अधिनियम लागू हुआ था। और 1833 के अधिनियम में कहा गया कि अब से जो है अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और इस प्रकार जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक अंग्रेजी क्षेत्र का अंतिम गवर्नर जनरल, क्या अंग्रेजी क्षेत्र का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। इसके बारे में हम आपको बताए थे। उसके बाद बताए थे कि इसी अधिनियम के द्वारा क्या क्या बातें क्या इसके बारे में जान लीजिए कि इसमें बातें कहा गया कि इसी अधिनियम के द्वारा भारत में कानूनों के वर्गीकरण के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1835 ईस्वी में विधि आयोग की स्थापना की गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि विधि आयोग की स्थापना कब की गई, तो वो किया गया 1835 ईस्वी में। किसके अध्यक्षता में किया गया, तो वो किया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और किसके शासनकाल में किया गया, तो वो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। उसके बाद देखिए कहता है कि इस अधिनियम में कहा गया कि सरकारी नौकरियों में जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सारे बात हमको बताए थे। उसके बाद हम बताए थे कि इस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को समाप्त कर दिएगा, तो वो कर दिया गया 1833 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन हम आपको 1813 के अधिनियम में बताए थे कि वहाँ पे जो है चीन और चाय को छोड़कर क्या गया था, इनके व्यापार अधिकार को समाप्त किया था। लेकिन 1833 के पूरे को समाप्त कर देगा। इसको आप अधिकार इसको जो आप याद रखिएगा। उसके बाद जो यहाँ पे ब्रिटिश ने कंपनी व्यापार को समाप्त करने के बाद जो है यहाँ पर क्या किया, भारत में प्रशासनिक केंद्र की क्या क्या स्थापना किया। प्रशासनिक केंद्र यहाँ जो क्या करने, अब शासन करने के लिए उसमें हो गया। उसके बाद हम लोग इसके शासनकाल में जो क्या हुआ था, इसने जो है अपने शासनकाल में 1835 ईस्वी में कलकत्ता में एक क्या किया था, मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था। कब किया था, वो क्या था 1835 ईस्वी में। उसके बाद हम आपको बताए थे कि इसने जो है अपने शासनकाल में 1831 ईस्वी मैसूर को और 1834 ईस्वी में दुर्ग एवं मध्य केचर को, किसको 1834 ईस्वी दुर्ग एवं मध्य केचर को जो है क्या किया था, अंग्रेजी साम्राज्य
स्वराज्य में मिलाया था। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि इसी के शासनकाल में जो है मैकाले के, यहाँ पे पॉइंट्स हम आपको लिख दिए हैं, आप ध्यान रखिएगा क्या था है। मैकाले के अनुशंसा पर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाया गया। आज जो देखते हैं कहते हैं इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड जो कहते हैं, वो किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले के। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किसके अध्यक्षता में जो है या किसके शासनकाल में जो है शिक्षा को अंग्रेजी का माध्यम बनाया गया, तो किसके अध्यक्षता में कहा गया? तो लॉर्ड मैकाले। और किसके शासनकाल में बनाया गया? तो बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक शासनकाल में। ये सारे पॉइंट्स जो है आप आज के बनते हैं जो आपको बताए थे, और कल जो है इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लिए, और उन नए विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाएँ जो अभी क्या करना है, अभी जो कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करना है। तो हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। ठीक है, बाय।